Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. So, in continuation of our last lecture on spondylolisthesis, today we will discuss about its treatment or management. So, let's start. तो ट्रीटमेंट द ट्रीटमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द ग्रेड ऑफ स्लिप। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये इसका जो फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट है इसकी ग्रेडिंग की गई है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, मतलब कितना अमाउंट खिसक रहा है या कितना दूर तक खिसक रहा है, उसके आधार पर हमने इसको 4 ग्रेड में भाग, उसी ग्रेड के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट भी होता है। ग्रेड 1 एंड 2 कैन बी मैनेज कंजर्वेटिवली, यानी कि ग्रेड 1 अगर है और ग्रेड 2 है तो उसको हम बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज और कुछ दवाइयों से दर्द दूर करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन ग्रेड 3 और ग्रेड 4 है तो उसके लिए हमको सर्जरी करनी ही पड़ती है, रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन, तो इसके लिए हमको सर्जरी करनी ही पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव में हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आराम, रेस्ट जरूरी है। एक्सटर्नल सपोर्ट लाइक ब्रेस, यानी कि वहाँ सपोर्टिव डिवाइस लगा देना सो दैट प्रॉब्लम और ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लेक्शन एक्सरसाइज बताएंगे, यानी कि अब क्या होता है, कमर आपकी अंदर की तरफ धंसती है, यानी कि लंबर पे एक्सटेंशन बढ़ता जाता है। ठीक है, तो उसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे? फ्लेक्शन एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे, बहुत सिंपल होती हैं। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं, और इसको हम कैट एंड काउ या कैट एंड कैमल एक्सरसाइज भी बोलते हैं। कैट क्यों? क्योंकि जब आप कैट को देखेंगे तो उसकी पीठ अंदर की तरफ धंसी रहती है। ठीक है, ठीक। और कैमल की बात करें तो कैमल की पीठ उठी हुई होती है, तो इसीलिए इसका नाम है कैट एंड कैमल एक्सरसाइज। तो ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये देखिए फिगर 1 में देखिए ये क्या कर रही है, ये फ्लेक्शन कर रही है, ये जैसे कि ऊभर निकालना होता है इसे। ठीक है, वैसे ही कुछ लंबर पे देखिए उठा रही है, और फिर उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज में ये और नीचे दबा रही है। तो इसी को बार बार करने से इसको ये फ्लेक्शन होता है, तो इसमें फ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो एक में सीधा है और एक में 1 वाले में उठा हुआ है और सेकंड वाले में सीधा है, तो ये फ्लेक्शन है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्शन एक्सरसाइज, इसको हम कैट एंड काउ या कैट एंड कैमल एक्सरसाइज भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम कहेंगे उससे चेंज लाइफ स्टाइल। तो उसकी जो लाइफ स्टाइल है, जैसे कि देर तक काम, मतलब ज़्यादा देर बैठ के काम करना, ज़्यादा देर खड़े होकर काम करना, ठीक है, इन सब चीज़ों को, भारी सामान उठाना, इन सब चीज़ों को, ड्राइविंग करना, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बोलेंगे उसको। नेक्स्ट, अब सर्जिकल इंटरवेंशन, सर्जरी क्या, सर्जरी अगर की नौबत आती है तो सर्जरी कैसे करते हैं? डीकम्प्रेशन ऑफ द कंप्रेस्ड नर्व। तो जब ऐसा होगा, यानी ग्रेड 3 और ग्रेड 4 होगा तो नस दबेगी, तो उस नस को हमको डीकम्प्रेस, यानी कि कंप्रेस हो रही है, दब रही है, उसको, उस दबाव को हटाना है, तो उसको हम बोलते हैं डीकम्प्रेशन सर्जरी। ठीक है, तो जिस पार्ट से दब रही होती है उस पार्ट को हम वहां से हटा देते हैं या निकाल देते हैं, तो उससे वो कंप्रेस का जो दबाव है वो हट जाता है। ठीक, नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ अफेक्टेड सेगमेंट ऑफ द स्पाइन। तो अफेक्टेड सेगमेंट, यानी कि जैसे कि बात की थी L4 L5 या L5 S1, इस पे ही होता है आपका ज्यादातर स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। ठीक है, तो इसको हम फ्यूज कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं, चिपका देते हैं। ठीक है, अब कैसे चिपकाते हैं? इंटरनल फिक्सेशन विद पेडिकुलर स्क्रू एंड रॉड। ठीक है, और अगर हम इसको फिक्स कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि पेशेंट जल्दी चलने लगे, ठीक है, ठीक, तो हम क्या करते हैं? इंटरनल फिक्सेशन कर देते हैं, किससे? स्क्रू से और रॉड से, टू हेल्प इन अर्ली मोबिलाइजेशन ऑफ द पेशेंट, ताकि पेशेंट जल्दी से जल्दी चलने लगे, बिस्तर पे ना रहे, बेड रिडन ना रहे ज़्यादा दिनों तक। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें इंटरनल फिक्सेशन भी लगाते हैं। तो सबसे मेन जो है इसमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो है फिजियोथेरेपी का, जो कि शुरू से ही चलने लगता है, चाहे कंजर्वेटिव का टाइम हो, देखिए हमने उसमें फ्लेक्शन एक्सरसाइज की बात की थी, और चाहे ऑपरेशन के बाद की बात हो। तो फिजियोथेरेपी में सबसे हम पहले हमारा गोल क्या होगा? जैसा कि सब में होता है, टू रिलीफ पेन, दर्द में आराम देना सबसे पहला। नेक्स्ट, टू इंड्यूस रिलैक्सेशन, उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाए, यानी कि उस पार्ट जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ तनाव होगा, ठीक है, स्ट्रेस होगा, तो उसको रिलैक्स करना, वहाँ की मसल्स को रिलैक्स करना। करेक्ट डिफॉर्मिटी, अगर इस दिक्कत की वजह से कोई बॉडी में चेंज आ रहा है, ठीक है, एक मतलब कुछ भी चेंज, क्या मतलब है, सही से कमर नहीं है, एक तरफ झुक के चल रहा है, लंगड़ा के चला, वगैरह वगैरह, तो जो डिफॉर्मिटी आने के चांसेस होते हैं उसको कम करना। टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, जो कमजोर हो गया है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मजबूत करना। टू इंक्रीज लेंथ ऑफ शॉर्ट मसल, तो इतने दिन से जब कोई काम नहीं करेगा तो मसल्स क्या होती है? शॉर्ट हो जाती हैं। ठीक है, एक तरफ समझ लीजिए सिकुड़ जाती है, उसी की प्रॉपर लेंथनिंग करना, उसको वापस अपनी लेंथ पे लाना ताकि काम कर सके वो। ठीक है, टू करेक्ट पॉस्चर, उसको पॉस्चर करेक्ट करने के लिए बोलेंगे।
कि अपना पोस्चर सही रखिए, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे लेटना है। और नेक्स्ट टू टीच पेशेंट, अब पेशेंट को बताना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना और कैसे करना और क्या ज़रूरी है आपके लिए, ये सब चीज़ें हम बताएंगे। तो सबसे पहले टू रिलीव पेन, टू रिलीव पेन के लिए हीटिंग मोडालिटी लाइक HWD कैन बी गिवन। तो डीप हीटिंग मोडालिटी, क्योंकि ये डीप दिक्कत है तो इसमें हम डीप हीटिंग मोडालिटी का यूज़ करेंगे, जैसे कि HWD। हम यूज़ IRR भी कर सकते हैं, यूज़ हम हॉट पैक भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव आपका HWD होगा। लेकिन अगर इंटरनल फिक्सेशन लगा है तो नहीं कर सकते, ठीक है। टू इंड्यूस रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन के लिए नॉर्मल एक्सरसाइज कैन बी प्रिस्क्राइब टू इंड्यूस रिलैक्सेशन। तो हम उसको नॉर्मली, जैसे हमने उसमें बताया था कंजर्वेटिव में, कि वो फ्लेक्शन एक्सरसाइज करते रहे, ठीक है। तो वैसे एक्सरसाइज हम उसको बताते रहेंगे, ठीक है, बताएंगे, ताकि उसकी बॉडी रिलैक्स रहे, ठीक है। नेक्स्ट टू करेक्ट डिफॉर्मिटी, तो थोरैको लंबर सैक्रल ऑर्थोसिस इज गिवन टू प्रिवेंट द लॉर्डोसिस एज वेल एज टू करेक्ट द डिफॉर्मिटी। तो उसको कोई डिफॉर्मिटी होना, और अगर कोई डिफॉर्मिटी शुरू हो चुकी है तो उसको करेक्ट करना, या अगर नहीं हुई है तो उससे बचाना ताकि बाद में ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको ब्रेस देंगे, जिसे आप लंबर बेल्ट कहते हैं। तो इससे पहले वाले में हमने डिस्कस किया था थोरैको लंबर या लंबो सैक्रल बेल्ट, तो वो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, पहनने के लिए बोल सकते हैं। नेक्स्ट है टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, वहाँ की स्ट्रेंथ को वहाँ की मसल्स की स्ट्रेंथ को मजबूत करना। तो कैसे करेंगे, स्पाइनल फ्लेक्शन, जैसा कि हमने पहले बताया था, उसी को ये बार बार जब रेगुलरली करेगा तो उसकी मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगी। स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सरसाइज लाइक सिटिंग ऑन चेयर, अब हम उसको डेली एक्टिविटी वाली भी बताएंगे, कि जिसमें जिसमें उसके स्पाइन का फ्लेक्शन हो वो वाली एक्सरसाइज। तो अभी तो हम सिर्फ एक्सरसाइज पर्टिकुलर बताए थे जब नॉर्मल था, कंजर्वेटिव था, ग्रेड 1 और ग्रेड 2, लेकिन जब दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हम उसको डेली एक्टिविटी में ही बताएंगे कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, चेयर से कैसे उठना है। तो चेयर विद बैक रेस्टिंग, ठीक है। देन ग्रेजुअली बेंडिंग द ट्रंक फॉरवर्ड फ्रॉम द लंबर रीजन। तो जैसे कि चेयर पे बैठने, तो चेयर पे बैठने के लिए जैसे हम लोग जल्दीबाजी में क्या होता है, किसी भी तरह से बैठ जाते हैं, ठीक है, तो वो नहीं करना है। ऐसे में पेशेंट को आराम से बैठना है, चेयर विद बैक रेस्टिंग, ठीक है, पीछे सपोर्ट होना चाहिए, ग्रेजुअली ट्रंक को बेंड करना चाहिए और लंबर रीजन से, ठीक है, यानी कि आगे से, ट्रंक थोरैसिक रीजन से नहीं, गर्दन नहीं झुकानी, लंबर रीजन से झुकाना, और फिर उठना है या जब बैठना है तो भी ऐसे ही करना है हमको। तो उससे उसकी फ्लेक्शन एक्सरसाइज होती रहेगी। एब्डोमिनल मसल्स एक्सरसाइज, अब हमको आगे की मसल्स उस पर भी ध्यान देना है, ये नहीं कि सिर्फ बैक मसल्स पे ध्यान देना, आगे की मसल्स पे भी ध्यान देना। तो उसकी एक्सरसाइज भी हम करेंगे, उसको स्ट्रेंथिंग करने के लिए भी हम करेंगे। तो उसके लिए हम ये एक्सरसाइज, देखिए 2 हैं एक्सरसाइज हम बता सकते हैं। ये पैर को मोड़ के, ठीक है, पैर को इसलिए मोड़ा है क्योंकि इसमें स्पाइन एकदम सीधी रहेगी, जो हल्की सी मुड़ी भी हुई है, जो हल्का सा कर्व बढ़ गया है, उसको कम करने के लिए हमें ऐसे 90-90 यानी कि 90 डिग्री हेप फ्लेक्शन, 90 डिग्री नी फ्लेक्शन करेंगे, और हाथ को सर के ऊपर रखेंगे, और अगर दिक्कत हो तो सर से हटा सकते हैं, ठीक है। और फिर ये करेंगे, जिसको हम नॉर्मली क्रंचेस बोलते हैं, ये इसी को बोलते हैं क्रंचेस। और फिर सर को पैर के पास ले जाने के लिए बोलेंगे या ले जाएंगे, ठीक है, ठीक। ये पेशेंट एक्टिवली करेगा, ठीक है, सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट इंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये हम कर सकते हैं, हाथ को रेस करेंगे, सीधे लेट के, सुपाइन पोजीशन में लेट के, हाथ को एकदम 90 डिग्री पे रखेंगे शोल्डर जॉइंट से, ठीक है, और फिर उसके बाद आगे की तरफ उठेंगे, ठीक है। इससे हमारी एब्डोमिनल्स की मसल्स स्ट्रांग होंगी। नेक्स्ट है एक्टिव पोस्टीरियर, ये थोड़ा नया है, इसमें ये कुछ नया है। एक्टिव पोस्टीरियर टिल्ट इज टॉट टू द पेशेंट टू कंपनसेट द एक्सेजरेटेड लंबर लॉर्डोसिस। तो लंबर में जो कर्व बढ़ गया है, ठीक है, ये स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस या डिस्क वर्टिब्रे की स्लिप होने की वजह से, फॉरवर्ड स्लिप होने की वजह से जो कर्व बढ़ गया है, उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, उसको एक्टिव पोस्टीरियर टिल्ट बताएंगे, यानी कि खुद से करेगा। अब एक्टिव पोस्टीरियर टिल्ट क्या होता है, ये इस डायग्राम में देख सकते हैं आप। ये देखिए, सबसे पहले गुड पोस्चर होता है, एकदम सीधे खड़े होना, ठीक है। फिर है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, जो कि हो जाता है, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो जाता है। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के पेशेंट में एंटीरियर टिल्ट हो जाता है लंबर लॉर्डोसिस बढ़ने की वजह से। इसी को कम करने के लिए हम पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट करेंगे, पेशेंट को ऐसे बताएंगे करने के लिए, यानी कमर को पीछे की तरफ निकालना। जैसे वो अभी पीछे फ्लेक्शन वाली एक्सरसाइज में वो जानबूझ के कर रही थी, एक्सरसाइज के रूप में कर रही थी, इसी तरह हम इसको अपने पॉस्चर में ढाल लेंगे कि ऐसे हमको खड़े रहना है। तो वो जो अंदर दब गया है एरिया लंबर वाला, वो सही होने लगेगा, ठीक है। तो ये तो है स्टैंडिंग पोजीशन में, ये हम लेट के भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये है ऊपर वाला डायग्राम जिसमें आप देख रहे हैं एंटीरियर पेल्विक टिल्ट ऐसा हो जाता है। वैसे नॉर्मली अगर आप पैर मोड़ के
लेटेंगे तो हमेशा पीठ आपकी सटी रहेगी ज़मीन से, या जिस सरफेस पे लेटे हैं उससे एकदम सटी रहेगी, बिल्कुल गैप नहीं रहेगा। ये जो यहाँ गैप दिख रहा है आपका, ये नहीं रहता है। लेकिन इस कंडीशन में एंटीरियर टिल्ट में चला जाता है हिप, इसलिए ये गैप दिख रहा है। इसी गैप को दूर करना है हमको इस तरह से, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, अपनी कमर वाले हिस्से से पीछे की तरफ पुश करना है। ठीक है, तो ये आपका ज़मीन से सटने लगेगा। ठीक, ये देखिए, हमको जो हमारा एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारा जो लंबर वाला रीजन है वो गैप ना दिखाई दे, वो गैप खत्म हो जाए। तो इस तरीके से करना है आपको। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ शॉर्ट, यानी जो मसल्स शॉर्ट हो गई हैं, जिनकी लेंथ कम हो गई है, जो टाइट हो गई है, उसको कैसे सही करेंगे? तो स्ट्रेचिंग करके। तो स्ट्रेचिंग ऑफ हैमस्ट्रिंग मे बी डन एट रेगुलर इंटरवल। तो इससे क्या होगा, जब आपकी एंटीरियर टिल्ट में चला जाएगा तो उससे होगा क्या कि हैमस्ट्रिंग आपकी टाइट होने लगेगी, शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि आप प्रॉपरली पैर नहीं बढ़ा पाएंगे, प्रॉपरली तरीके से नहीं चल पाएंगे इस वजह से। ठीक है, तो इस वजह से उसकी स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं ये देख सकते हैं हम डायग्राम में। पेशेंट को सुपाइन लाइन में लेटाएंगे, उसके अफेक्टेड पैर को, ठीक है, या दोनों पैर में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अपने कंधे पे रखेगा फिजियोथेरेपिस्ट और नी के बल बेंट रहेगा, और फिर ये ऊपर की तरफ पुश करेगा। ठीक है, इसी तरह से ये दोनों पैर में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू करेक्ट पॉस्चर। और उसको पॉस्चर करेक्ट करने के लिए क्या कहेंगे? द पेशेंट इज गिवन गाइडलाइन फॉर द करेक्शन ऑफ पॉस्चर एंड इट्स मेंटेन है। तो पेशेंट को ये बोलना है, उसको गाइडलाइन देंगे कुछ, मतलब बताएंगे उसको कि कैसे अपना पोस्चर करेक्ट कर, और इसको मेंटेन भी रखना, ये नहीं कि सिर्फ करना है, करके मेंटेन भी रखना है, ये ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, पेशेंट इज एनकरेज टू लाई प्रोन टू कंट्रोल द एडवांसमेंट ऑफ लॉर्डोसिस। तो हमने जो बात की थी, बार बार हम जो बात कर रहे हैं कि स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में लंबर का जो लॉर्डोसिस है, लंबर का जो कर्व है वो बढ़ जाता है, तो वो ज़्यादा ना बढ़े उसके लिए पेशेंट से कहेंगे कि प्रोन लाइन में लेटे। ठीक है, सुपाइन लाइन में ना लेटे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोन लाइन में लेटे। ठीक, नेक्स्ट है टू टीच पेशेंट। तो हमने जैसे कि बात की थी कि इसमें पेशेंट को बताएंगे उसको क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले पेशेंट इज एडवाइज टू वियर द ऑर्थोसिस कंटिन्यूसली। तो हमने जो उसको बेल्ट प्रोवाइड की है या प्रिस्क्राइब की है, बोला है, ये इसको रेगुलरली पहनना है, ये उसकी मर्जी पे नहीं कि मन किया तो पहन लिया, या बाहर घूमने गए तो पहना, घर में है तो नहीं पहन रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। उसको रेगुलरली कंटिन्यूसली पहनना है, तभी वो दिक्कत सॉल्व होगी। डू एक्सरसाइज रेगुलरली एज एडवाइस। और जो एक्सरसाइज उसको बताई गई है उसको रेगुलरली करना है। अवॉइड एक्टिविटी डेट प्रोवोक द कंडीशन। और ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे उसका ये प्रॉब्लम बढ़ जाए, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस जो सही हो रही हो वो बढ़ जाए, ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। ठीक है, ज़्यादा देर बैठना नहीं है, ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना है, ज़्यादा देर चलना नहीं है, ड्राइव नहीं करना है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें उसको हम बताएंगे कि नहीं करनी है कोई भी ऐसी एक्टिविटी। सो थैंक यू क्लास, इसी के साथ आपका स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस चैप्टर कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ, तब तक आप इसको रिवाइज करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।